हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, हम सॉल्व कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th साइंस क्वेश्चन पेपर 2024, जिसके अभी तक 19 क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर चुके हैं। वो वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 एंड 23। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। इसका फर्स्ट पार्ट है, व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। एक्सप्लेन वाई डू स्टार्स ट्विंकल। इसको पहले हिंदी में देखेंगे फिर इंग्लिश में। तो हिंदी में देखो पहले, क्यों टिमटिमाते हैं तारे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अपवर्तन क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जहाँ पे दो अलग अलग माध्यम आते हैं वहाँ पे उसको अपवर्तन बोलते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के प्रवेश के बाद तारे का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक लगातार अपवर्तन से गुजरता है। जब जो तारे का प्रकाश है वो वायुमंडल में जैसे ही पहुंचेगा, वायुमंडल में पहुंचने से लेके जब वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगा तब तक लगातार जो वायुमंडल की अलग अलग परत हैं सबका जो घनत्व है अलग है, तो वे प्रकाश का लगातार वो अपवर्तन होता रहता है। तारे बहुत दूर हैं इसलिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत हैं, यानी कि बहुत छोटे हैं। जैसे जैसे तारों से आने वाले प्रकाश का मार्ग बदलता रहता है, यानी प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता रहता है, तो वैसे वैसे तारों की स्पष्ट स्थिति बदलती रहती है। हमें ये लगता है कि जहाँ से हमें प्रकाश आता हुआ दिख रहा है तारा वहीं पे है, कुछ देर में उसका जो प्रकाश है वो कहीं और को पहुँच जाता है, हमें लगता है तारा वहाँ पर है, ऐसे। तो और जैसे तारों की स्पष्ट स्थिति बदलती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों से प्रकाश की मात्रा टिमटिमाती रहती है। जो आंखों में हमारी तारों की लाइट आ रही है, वो जो प्रकाश आ रहा है वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण एक तारा कभी चमकीला और कभी धुंधला दिखाई देता है। जो टिमटिमाने का प्रभाव है उसे हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। वरना ऐसा नहीं होता क्योंकि एक्चुअल लाइट लगातार टिमटिमा रही होती है, वो ऐसे ही बस प्रकाशित होते हैं। इंग्लिश में देखेंगे, स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रेफ्रैक्शन। स्टार्स एटमॉस्फेरिक रेफ्रैक्शन की वजह से हमें ट्विंकलिंग उनमें हमें दिखाई देती है। रेफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है, जिसे रेफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, द लाइट ऑफ स्टार आफ्टर द एंट्री ऑफ लाइट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर अंडरगोज रेफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूअसली टिल इट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्टार की लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है तब से लेके अर्थ के सरफेस पे पहुंचने तक वो लगातार रेफ्रैक्शन से गुजरती है, यानी लगातार वो अपना पाथ चेंज करती रहती है। स्टार्स आर फार अवे सो दे आर द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। स्टार्स काफ़ी दूर हैं अर्थ से, इसलिए उनको लाइट का पॉइंट सोर्स कंसिडर किया गया है। एज द पाथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स कीप चेंजिंग, thus the apparent position of stars keep changing and amount of light from stars entering the eye keeps twinkling। जो लाइट है स्टार्स की वो अपना पाथ चेंज करती रहती है, तो जो स्टार की पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती है, और जो अमाउंट हमारी आई में एंटर कर रहा है लाइट का वो अमाउंट भी चेंज होता रहता है। तो इसी रीज़न से जो लाइट है कभी तो वो जो स्टार है कभी तो ब्राइट अपीयर होते हैं और कभी डिम अपीयर होते हैं। विच इज़ द इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग, उसी को हम ट्विंकलिंग बोलते हैं कि हमें स्टार्स कभी तो ब्राइट दिखते हैं कभी डिम दिखते हैं, एक बारी ब्राइट एक बारी डिम, ऐसे बार बार होता है, तो वो ट्विंकलिंग कहलाता है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। वाई द कलर ऑफ अ क्लियर स्काई इज़ ब्लू। देखो इसका क्या रीज़न है। आकाश का नीला रंग वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जो वायुमंडल में कण हैं, धूल के कण हैं, वायु है, तो जो एक बारीक बारीक कण है वायुमंडल में वो सूरज से आने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, फैला देते हैं। तो छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबी तरंग दैर्ध्य की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है। ये हमें पहले से हमने पढ़ रखा है। जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और नीले रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी है और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है वो ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, यानी नीले रंग का जो प्रकाश है वो अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लाल रंग से कम होती है। जब ये ज़्यादा प्रकीर्णित होगा, ज़्यादा फैलेगा, तो जो प्रकाश जिस रंग का प्रकाश ज़्यादा फैल रहा है वही हमारी आँखों में आएगा, तो इसलिए हमें फिर आकाश नीले ही रंग का दिखता है। इंग्लिश में देखो,
द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज़ ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं। लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर्स मोर देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एंड द ब्लू कलर हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ देन द रेड। ब्लू कलर की वेवलेंथ है जो वो रेड कलर से ज़्यादा होती है और शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर होती है। तो इसका मतलब ब्लू कलर की लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है। ये स्कैटर्ड ब्लू लाइट हमारी आइज़ में एंटर करती है जिससे हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। ये आपको क्लियर है? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? What is meant by power of accommodation of the eye? हिंदी में देखते हैं नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। जो अभिनेत्र लेंस होता है यानी कि नेत्र लेंस वो रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। देखो जो हमारी पक्षमापी पेशियाँ होती हैं आँखों में, वो हमारा जो लेंस होता है उसकी वक्रता को कुछ हद तक रूपांतरित कर सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो जब इसकी वक्रता में परिवर्तन होगा तो फोकस दूरी में भी परिवर्तन हो जाता है ना। तो यही अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिससे वे अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, उसी को नेत्र की समंजन क्षमता बोलते हैं। अब इंग्लिश में देखो, द आई लेंस इज मेड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक सब्सटेंस। आई लेंस एक जेली लाइक सब्सटेंस का बना होता है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स। जो सिलियरी मसल्स होती हैं कुछ एक्सटेंट तक वो इसकी कर्वेचर को मॉडिफाई कर सकती हैं और उन सिलियरी मसल्स की जो ये इस कर्वेचर को मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी है उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, व्हेन द कर्वेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस चेंजेस, जब लेंस का जो कर्वेचर है वो चेंज होता है तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है। यही एबिलिटी है जो फोकल लेंथ चेंज करने की, लेंस की जो एबिलिटी है इसको पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21st क्वेश्चन। इसके अंदर दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है विद्युत सामर्थ्य यानी कि शक्ति। विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। बहुत सिंपल है ये। इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं कोई भी जो किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षयित ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं। कितने टाइम में कितनी ऊर्जा कंज्यूम हुई है, उपभुक्त हुई है, उसको शक्ति, मतलब कोई भी जो विद्युत परिपथ है वो कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, उसको शक्ति बोलते हैं। और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसको बोलते हैं वो पावर। उसकी पावर, इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर बोलते हैं और पावर की एसआई यूनिट वाट होती है। ओके, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर? तो देखो इसका आंसर, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे ऐसा करें तो इसका ये अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची यानी कि कंपास, दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं हो सकता। ठीक है, नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर वो करती हैं, इफ दे डिड, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। और कंपास की नीडल एक ही डायरेक्शन को पॉइंट करती है। आपको पता होना चाहिए, ये तो सभी को पता होती है बात, कि कंपास की नीडल जहाँ पे आपने कंपास रखी है वो एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा करेगी, है ना, दो डायरेक्शन की तरफ नहीं कर सकती, विच इज़ नॉट पॉसिबल। दो डायरेक्शन की तरफ इशारा करे एक नीडल, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन नंबर 22। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। एक टॉर्च के बल्ब में 5 वोल्ट तथा 500 मिली एम्पियर अंकित है। ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब की शक्ति और 1 घंटा जलाने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा। A torch bulb is rated 5 volt and 500 milliampere. Calculate the following: resistance of bulb, power of bulb, energy consumed by bulb when it is lighted 1 hour. ये 3 चीज़ें हमें इसमें निकालनी है। हमें इसमें दे रखा है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है, जो दे रखा हम उसको पहले नोट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे मैंने ये हिंदी में नहीं लिखा, आप नोट कर लेना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है विभवांतर। तो विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट है। करंट यानी कि धारा है 500 मिली एम्पियर। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना है। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 500 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। इसका मतलब जो धारा है, करंट है, वो 0.5 एम्पियर है। और टाइम है, टाइम हमें सेकंड में चाहिए, तो 1 आवर है। 1 आवर में कितने सेकंड होती हैं, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकंड्स में चेंज करने के लिए 60 से, इसका मतलब 3600 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हमें निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। मैंने यहाँ पे पहले पावर ऑफ बल्ब निकाल दिया, हम पहले यही देख लेंगे जो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला है, जब आपको रेजिस्टेंस निकालना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर और धारा दे रखी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा R इज इक्वल टू V अपॉन I। R है रेजिस्टेंस, V है विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, और I है जो धारा है करंट। तो V कितना है 5 वोल्ट, धारा कितनी है 0.5 एम्पियर। 0.5 से 5 को डिवाइड करोगे तो आएगा 10, और रेजिस्टेंस की यूनिट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो 10 ओम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर है नेक्स्ट में बल्ब की शक्ति, जो यहाँ पे क्या है फर्स्ट में पावर ऑफ बल्ब। पावर ऑफ बल्ब या बल्ब की शक्ति, इसको P से डिनोट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, और फॉर्मूला है इसका P इज इक्वल टू V इंटू आई। जब हमें विभवांतर और धारा दे रखी है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा है, शक्ति निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I। 5 है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, और I है यानी कि धारा है 0.5। 5 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2.5, और शक्ति का मात्रक जो पावर की यूनिट होती है वो वाट होती है, तो 2.5 वाट है जो इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट है इसका, 1 घंटा चलाने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा यानी कि कितनी एनर्जी कंज्यूम की है जब इसको 1 आवर के लिए जलाया गया है बल्ब को। तो एनर्जी कंज्यूम कितनी की है और कितनी पावर है, इनके बीच रिलेशन होता है एनर्जी और पावर के। P इज इक्वल टू W अपॉन T। W यानी कि वर्क ही एनर्जी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें W चाहिए, तो T P के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। P अभी हमने कितना निकाला 2.5, और टाइम कितना है 3600 सेकेंड्स। जब 2.5 की मल्टीप्लाई 3600 से करेंगे तो आंसर आएगा 900, और एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो जूल में आंसर देंगे 900 जूल इसका आंसर आएगा। वाट पर सेकेंड जो होगा वो जूल में कन्वर्ट हो जाए, एक जूल के बराबर होगा, तो ये 900 जूल हो जाएगा आंसर। इसके बाद है 23rd क्वेश्चन है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट है ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ओजोन क्या होता है, फॉर्मूला होता है ओजोन का O3। हिंदी में देखो पहले, ओजोन दैट मीन्स O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी एक गैस है। जैसे ऑक्सीजन गैस में 2 ऑक्सीजन होती हैं O2, ओजोन में 3 होती हैं। ओजोन ऊपरी वायुमंडल में एक परत बनाता है, यानी जो ये गैस है ओजोन की, ओजोन गैस एक परत बनाती है। ये इस पृथ्वी के जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्यों है ये अस्तित्व के लिए आवश्यक, क्योंकि जो ये ओजोन परत है ये पृथ्वी की सतह की सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करता है। सूरज से कुछ विकिरण, बहुत टाइप की विकिरण आती है, उनमें से जो पराबैंगनी विकिरण है वो काफ़ी हानिकारक होती है। ये विकिरण मनुष्य में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद का कारण बन सकते हैं। अगर वहाँ पे ओजोन की परत नहीं होगी तो पराबैंगनी विकिरण सीधी धरती तक आएंगी, जिससे मनुष्यों में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद के जो वो हैं नंबर है वो बढ़ जाएगा, उनमें बीमारी बढ़ जाएंगी लोगों में। तो यही बताना था इसके अंदर बस। इंग्लिश में देखो, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन की 3 एटम से मिलकर बना है। ओजोन फॉर्म्स अ लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये अपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनती है ओजोन गैस की। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। इस प्लेनेट पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है लेयर ओजोन की। It shields the surface of Earth from harmful ultraviolet radiation coming from the sun, as these radiations can cause skin cancer and cataract in humans.
जो ये सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है, अगर वहाँ पे ओजोन लेयर नहीं होती, इनको वहीं पे अब्जॉर्ब नहीं करती है ओजोन लेयर, मतलब अगर ओजोन लेयर ही ना हो तो फिर इनको वहाँ पे कोई अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे आएंगी। अर्थ पे आके ये लोगों में जो मनुष्य हैं उनके अंदर, इंसानों के अंदर स्किन कैंसर और कैटरेक्ट जैसी जो बीमारियां हैं वो इस वजह से होती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, तो वो फिर बीमारी बढ़ जाएंगी। ये ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, जैव आवर्धन क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो देखो हिंदी में, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों पर जीवों के शरीर में किसी विशेष हानिकारक पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहते हैं। देखो जैसे खेत में कोई दवाई डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो जो खेत है यानी कि उनके वो जो उसके अंदर फसल होती है वो हार्मफुल सब्सटेंस उसके अंदर जाएंगे फसल के। जब वो क्या होती है, फसल ग्रीन होती है ना, क्रॉप है जो ग्रीन कलर ग्रीन है, वो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो ऑटोट्रॉफ से स्वपोषी हैं। जब उन ऑटोट्रॉफ्स को हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर उनको कंज्यूम करेंगे, तो उनके अंदर जो वो हार्मफुल सब्सटेंस है ना, वो प्राइमरी कंज्यूमर में पहुंच जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, वो हार्मफुल सब्सटेंस फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में पहुंच जाएगा। तो ऐसी हर एक ट्रॉफिक लेवल पे वो बढ़ता जाता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द accumulation of a particular substance in the body of the organisms at different trophic levels of a food chain। तो जैसे कि मैंने भी बताया, किसी भी उसमें फूड चेन में ऑटोट्रॉफ से हेटेरोट्रॉफ्स में यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, इस तरह से वो लगातार अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, जब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फूड चेन में सारे ऑर्गेनिजम्स, वो एक दूसरे जिसको भी कंज्यूम करेंगे उनके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। उनको हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो उनका अकुमुलेशन है वो इंक्रीज होता जाता है, उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन में दे रखा है, इसके अंदर भी दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में, पारितंत्र में हमें फ्लो ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का प्रवाह समझाना है, डायग्राम भी बनाना है। तो पहले इसको समझते हैं, फिर ये डायग्राम समझाऊंगी, पहले थ्योरी समझो। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, देखो जो स्वपोषी यानी कि हरे पौधे हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार करते हैं, जिससे फिर जो विषमपोषी हैं वो निर्भर होते हैं, है ना। तो जो स्वपोषी हैं वो सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, लेकिन वो जितनी सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं ना, उसका लगभग 1%, ओनली 1% वो खाद्य ऊर्जा में यानी कि फूड एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। उसका 1% ही होता है जो आगे प्राथमिक उपभोक्ताओं को जाता है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा, जितने हरे पौधे जितनी ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ताओं को ट्रांसफ़र करेंगे उनके अंदर सारी ऊर्जा नहीं जाती, ठीक है। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है तथा खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनको द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता तक सिर्फ प्राथमिक उपभोक्ता से 10% ही जैव मात्रा पहुंचती है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक स्तर पे जो वो है स्वपोषी है वो तो सूरज की रोशनी का सौर प्रकाश का सिर्फ 1% ही कन्वर्ट कर पाते हैं, बाकी हर एक उस पे पोषी स्तर पे सिर्फ 10% ही कन्वर्ट हो पाता है। तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। तो हर एक पोषी स्तर पे जो ऊर्जा की मात्रा है वो लगातार कम होती जाती है। ये जो डायग्राम है इसमें देखो, पहले नीचे है सूर्य का प्रकाश, फिर है उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी और फिर शीर्ष मांसाहारी। इसका मतलब है देखो, सूर्य के प्रकाश वाला जो ये रेक्टेंगल ही सबसे बड़ा बना रखा है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है।
सूर्य के प्रकाश से जो उत्पादक हैं वो सिर्फ 1% ऊर्जा को ही खाद्य ऊर्जा में बदल पाते हैं, यानी इनके पास ऊर्जा कम होती है, तो उत्पादक का रेक्टेंगल इसे छोटा बनाया है। फिर शाकाहारी के पास जो ऊर्जा जाती है, यानी जो उत्पादकों को खाते हैं, वो और कम हो जाती है, तो वो रेक्टेंगल और छोटा है। फिर मांसाहारी वाला जो रेक्टेंगल है ये और ज़्यादा छोटा बनाया है। शीर्ष मांसाहारी का सबसे छोटा है, क्योंकि उत्पादक से लेके इस तरीके से सूरज से लेके इस तरह से शीर्ष मांसाहारी सर्वोच्च उपभोक्ता तक जाते हुए जो ऊर्जा है वो कम होती जाती है। इसलिए ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है कि ऊपर से नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो ये जो रेक्टेंगल है ये छोटा छोटा होता जा रहा है। तो इस तरीके से होता है ऊर्जा का प्रवाह पारितंत्र में कि सूर्य के प्रकाश से लेकर शीर्ष मांसाहारी तक ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ओके, अब इसको हम इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ पे देखो, फ्लो ऑफ एनर्जी। The autotrophs, that means green plants, capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy. जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें ऑटोट्रॉफ्स अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? जो सनलाइट के अंदर एनर्जी है उसको कैप्चर करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वो दे कन्वर्ट अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू फूड एनर्जी। वो सनलाइट की एनर्जी का ओनली 1% ही फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. जब इन ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं तो बहुत सारी जो एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में उसका लॉस हो जाता है, एनर्जी का लॉस होता है एनवायरनमेंट में। एंड एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। और जो प्राइमरी कंज्यूमर ने जितना फूड खाया है, जितना भोजन खाया है, उसका 10% ही नेक्स्ट लेवल के कंज्यूमर को जाता है। तो इस तरीके से ओनली द 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। हर एक स्टेप पे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर यानी कि फूड एनर्जी प्रेजेंट है उसका 10% ही नेक्स्ट लेवल के कंज्यूमर को जाता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी लगातार वो कम होती जाती है टॉप कंज्यूमर तक पहुंचते हुए। देखो, सनलाइट है, सनलाइट में यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा है। प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी कम होगी, हर्बीवोर्स के पास उससे और कम, फिर कार्निवोर्स के पास और ज़्यादा कम, और टॉप कार्निवोर्स के पास सबसे कम एनर्जी आती है। ओके, ये फ्लो ऑफ एनर्जी में हमें बताना था। वैसे तो 2 नंबर का ही क्वेश्चन था, लेकिन जब इसमें विद डायग्राम इसको डिस्क्राइब करना है तो आपको डिटेल भी देनी है और ये डायग्राम भी बनाना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो, मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ वीडियो ताकि आप लोगों को हेल्प हो, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। आई प्रॉमिस, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और इस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल? इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर जैसे हमारी फूड चेन होती है, या तो हम सारे के सारे उनको उत्पादकों को, प्रोड्यूसर्स को हटा दें, ग्रीन प्लांट्स ही ना हो तो क्या होगा, या जितने भी वो हर्बीवोर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, घास खाने वाले जो वो हैं एनिमल्स हैं, उनको हटा दें तो क्या होगा, या ऐसे जो मांस खाने वाले हैं कार्निवोर्स हैं उनको हटा दें तो क्या होगा। किसी एक लेवल को अगर हटाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, अगर हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो खाद्य श्रृंखला खत्म हो जाएगी और पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होगा। अगर शाकाहारी मारे गए तो मांसाहारी भोजन नहीं पा सकेंगे और मर जाएंगे, और अगर मांसाहारी मारे गए तो शाकाहारी की जो आबादी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। और अगर उत्पादकों को मार दिया तो फिर पोषक चक्र ही पूरा नहीं हो पाएगा उत्पादकों में, तो फिर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा फिर तो, है ना। इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट वन ट्रॉपिक लेवल देन द फूड चेन वुड एंड एंड इकोलॉजिकल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड। If the herbivores are killed, then the carnivores would not be able to get food and would die. अगर सारे herbivores को kill कर दिए तो carnivores किसे खाएंगे? वो herbivores को ही तो खाते हैं, फिर उनकी death हो जाएगी। और अगर carnivores को kill कर दिया then the population of herbivores would increase to an unsustainable level. जैसे अगर जो lion है, शेर है, वो हिरन को खाता है, पर अगर सारे के सारे हिरन खत्म हो जाए, लोमड़ी खत्म हो जाए तो किसको खाएगा? इस तरह के जानवर खत्म हो गए तो फिर शेर किसको खाएगा?
है ना। और अगर शेर को ही मार दे तो फिर शेर चीता ये मर गए, तो फिर ये जो ऐसे जानवर हो गए जैसे ये लोमड़ी होती है, कुत्ता होता है, इन सब ये बहुत ज़्यादा इनका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। इफ़ प्रोड्यूसर्स आर किल्ड देन द न्यूट्रिएंट साइकिल इन दैट एरिया वुड नॉट बी कम्प्लीटेड। अगर प्रोड्यूसर्स को वो किल कर दिया तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से सारे ट्रॉफिक लेवल होने चाहिए। किसी एक भी ट्रॉफिक लेवल को अगर एंड किया गया, रिमूव किया गया, तो इकोलॉजिकल बैलेंस है, पारिस्थितिक संतुलन है, वो बिगड़ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगी। और जो पहले पेपर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं मैंने, उनको भी मैं नए सिरे से अपलोड करूँगी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हुआ है, तो उनमें कुछ वो क्वेश्चंस भी हैं जो अब नहीं आएंगे, तो वो वीडियोस भी वापस से रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल कराऊंगी। तो बस आप देखते रहिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। Thank you so much for watching.